नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय उच्च शिक्षा में 2024 से 2026 के बीच हुए कुछ बहुत बड़े संरचनात्मक बदलावों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी, हमारे पास शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि समानता लाने के लिए बनाए गए ये नियम कहीं सामान्य श्रेणी के लिए एक तरह से संरचनात्मक नुकसान तो नहीं पैदा कर रहे हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बता रहे हैं। मतलब क्या समानता की कोशिश में एक नई असमानता बन रही है? बिल्कुल। चलिए इसी सवाल के 3 पहलुओं को देखते हैं। तो शुरू करते हैं 13 जनवरी 2026 को आए यूजीसी के नए नियमों से। हाँ, देखने में तो ये नियम समानता को बढ़ावा देने के लिए हैं, पर इनकी एक धारा सेक्शन 3C काफी विवादों में है। जी, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये जाति आधारित भेदभाव की कानूनी परिभाषा को ही बदल देती है। अच्छा, कैसे? नए नियमों के हिसाब से कानूनी तौर पर जाति आधारित भेदभाव की शिकायत सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य ही कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान्य श्रेणी का छात्र है, मान लीजिए कोई शर्मा या त्रिपाठी, हाँ, और उसे कैंपस में इसी वजह से कोई ग्रुप परेशान करता है, तो क्या कॉलेज की कमेटी उसकी शिकायत को देखेगी ही नहीं? तकनीकी तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर वो छात्र इन नियमों के तहत पीड़ित की परिभाषा में ही नहीं आता। अरे, और यही वजह है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। याचिका कहती है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती है। इन शिकायतों को सुनने वाली जो कमेटी है, उसकी बनावट भी एक मुद्दा है ना? हाँ, बिल्कुल। हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाना अब अनिवार्य है। ओके। और इन कमेटियों की जो संरचना है, उसमें SC, ST, OBC समुदायों के प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि और दिव्यांग प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। लेकिन सामान्य श्रेणी के किसी छात्र या फैकल्टी प्रतिनिधि के लिए कोई अनिवार्य जगह नहीं है। तो ये तो फिर नेशनल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ हो गया कि दोनों पक्षों को सुना जाए। अगर विवाद में एक पक्ष का कोई पीयर रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है कमेटी में। सही पकड़ा। उसका पक्ष सही ढंग से कैसे समझा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो एक तरफ परिभाषा बदली, दूसरी तरफ कमेटी की बनावट। ये तो सिर्फ छात्रों की बात हुई। अब आते हैं फैकल्टी भर्ती पर। डी रिजर्वेशन पर जो बैन लगा है वो क्या है? ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। इसका मतलब है कि अगर किसी आरक्षित पद के लिए, मान लीजिए SC श्रेणी के प्रोफेसर के लिए, कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता, तो वो पद खाली ही रहेगा। उसे किसी भी हालत में सामान्य श्रेणी के किसी योग्य उम्मीदवार से नहीं भरा जा सकता, चाहे वो सालों तक खाली रहे। जी, चाहे सालों तक खाली रहे। इसीलिए स्रोत इसे हमेशा खाली रहने वाला जाल या फॉरएवर वेकेंट ट्रैप कह रहे हैं। हजारों पद खाली हैं, इसका क्लासरूम पर असल में क्या असर पड़ता है? शिक्षा की क्वालिटी पर? असर तो सीधा पड़ता है। एक तो मौजूदा फैकल्टी पर बोझ बढ़ जाता है, रिसर्च का काम रुकता है, और कई बार नए और स्पेशलाइज्ड कोर्स सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही नहीं मिलते। तो ये सरकारी संस्थानों की एक मुश्किल तस्वीर है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर एक विकल्प की तरह दिखता है, लेकिन हमारे स्रोत वहां भी एक संभावित बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा संभावित बदलाव हो सकता है। एक नया बिल है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ओके। वो और कुछ संसदीय समितियों की सिफारिशें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि निजी विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक सामान्य श्रेणी के छात्र के लिए इसका क्या मतलब होगा? तो स्रोतों के अनुसार ये उनके लिए अंतिम शरण स्थली के खत्म होने जैसा होगा। अंतिम शरण स्थली? हाँ, सरकारी संस्थानों के बाद निजी क्षेत्र ही उनके लिए एक बड़ा विकल्प बचता है, जहां योग्यता और अवसर का एक अलग पैमाना काम करता है। ये उस पूरे समीकरण को ही बदल देगा। तो चलिए आज के इस डीप डाइव के सारे धागे जोड़ते हैं। हमने 3 मुख्य बातें देखी। जी। पहला, भेदभाव की कानूनी परिभाषा का बदलना। दूसरा, फैकल्टी भर्ती में ये हमेशा खाली रहने वाला जाल। और तीसरा, निजी क्षेत्र में भी अवसरों के सिकुड़ने की एक बड़ी आशंका। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सीटों और नौकरियों के गणित से परे, जब आबादी का एक बड़ा पढ़ा लिखा हिस्सा ये महसूस करने लगे कि व्यवस्था संस्थागत रूप से उसके खिलाफ है, तो इसका सामाजिक समरसता और देश से प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा?